तो देखिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मल्टीपल एलील एंड द कोडोमिनेंस, और तब आपको बताया था कि मल्टीपल एलील और कोडोमिनेंस इन दोनों को हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे केस में जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे केस में जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो 4 तरह का होता है, A, B, AB एंड O। ठीक है ना। तो हम 4 अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्या करते हैं, शो करते हैं, A, B, AB एंड O। और याद रखिए, तो इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे इसका ओवरव्यू कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी हमारी बॉडी के अंदर किसने की थी। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड लैंडस्टीनर। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। अगर हम पूरा नाम देखें तो इनका नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने 1901 में ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है ना। तो साथ में देखिए इसमें एक टर्म मैं और यहां पे लिख देता हूं, और उस टर्म का नाम है RH फैक्टर। उस टर्म का नाम क्या है, RH फैक्टर। याद रखो कि RH फैक्टर को भी कार्ल लैंडस्टीनर ने ही डिस्कवर किया था। मतलब कि हम देखें कि कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या है कि RH फैक्टर को भी कार्ल लैंडस्टीनर ने ही डिस्कवर किया था। कब? 1940 में, 1940 में। ठीक है ना। तो 1901 में तो लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था, और 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ही हमारी बॉडी के अंदर RH फैक्टर को डिस्कवर किया था। और इन दोनों डिस्कवरीज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था। तो देखिए RH फैक्टर का ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द RH फैक्टर। तो देखिए जब भी हम हमारा ब्लड ग्रुप चेक करवाते हैं तो जो डॉक्टर्स हैं वो हमारा ब्लड ग्रुप बताने के साथ साथ RH फैक्टर की प्रेजेंस और अब्सेंस को भी बताते हैं। कैसे कि सिंपली हम नहीं बताते कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कि हर पर्सन अपना ब्लड ग्रुप बताते हुए ये कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है या फिर A नेगेटिव है, या फिर क्या बताएगा B पॉजिटिव है B नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है AB नेगेटिव है, या फिर O पॉजिटिव है या फिर O नेगेटिव है। अब किसी पर्सन ने कहा कि उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, इसका मीनिंग ये है जो A है वो तो है उसका ब्लड ग्रुप, और दूसरे ने बताया कि A पॉजिटिव प्लस का जो साइन है, जो उसने साथ में क्या बोला, पॉजिटिव, वो दिखा रहा है प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर, कि उसका ब्लड ग्रुप तो A है लेकिन उसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर नाम का एंटीजन भी प्रेजेंट है। अगर वो बोल दे कि उसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है तो उसका मीनिंग क्या है, तो A तो है उसका ब्लड ग्रुप, और उसने साथ में जो नेगेटिव बोला इसका मीनिंग है उसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर नाम का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए जब भी हम ब्लड ग्रुप को चेक करवाते हैं तो साथ में हमारे RH फैक्टर का भी पता लगाया जाता है कि RH फैक्टर हमारा क्या है, कि हमारी बॉडी के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्योंकि मेडिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए RH फैक्टर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मान लीजिए कोई भी 2 पर्सन है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी 2 पर्सन है और इन दोनों के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है। हमने दोनों का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया और हमने पाया कि जो पहले वाला पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, और दूसरे वाला जो है इसका ब्लड ग्रुप हमें क्या मिला, A नेगेटिव।
तो दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, आपस में मैच हो गया। इसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। लेकिन डिफरेंस कहां पे है, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है और इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव है। इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके ब्लड में RH फैक्टर नाम का एंटीजन है, और इसका ब्लड ग्रुप हमने बोल दिया ए नेगेटिव। इसका मीनिंग इसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर नाम का एंटीजन नहीं है। तो मान लीजिए हम सिर्फ ब्लड ग्रुप की तरफ ध्यान दें कि दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया, कि इसका भी ए है उसका भी ए है, और हमने RH फैक्टर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और हमने क्या कर दिया, ए पॉजिटिव वाले का जो ब्लड था वो हमने किसको दे दिया, ए नेगेटिव वाले को। तो ये एक कंपैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है। मतलब कि ये इस तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसमें हमेशा जान जाने का खतरा होता है, इसमें डेथ तक भी क्या है हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन की बॉडी के अंदर RH फैक्टर नहीं है। मतलब कि इस पर्सन का इम्यून सिस्टम RH फैक्टर को नहीं जानता कि RH फैक्टर क्या होता है, जबकि इस पर्सन की बॉडी के अंदर RH फैक्टर है, और इस पर्सन के इम्यून सिस्टम को पता है कि RH फैक्टर एंटीजन क्या होता है। इसलिए इस पर्सन का इम्यून सिस्टम RH फैक्टर के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, जबकि इस पर्सन के इम्यून सिस्टम के लिए क्या है, इसको RH फैक्टर, ये RH फैक्टर के लिए अननोन है। मतलब कि RH फैक्टर इसके लिए अननोन है, नोन नहीं है। इसलिए RH फैक्टर को ये एक हार्मफुल केमिकल मान के इसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनवाएगा। इसलिए जब ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जब हम ए नेगेटिव वाले को देंगे, तो ए नेगेटिव वाले पर्सन की जो बॉडी है वो इस ए पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, और इस रिएक्शन के अंदर इस पर्सन की डेथ भी क्या है हो सकती है। तो इसलिए इस तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें ब्लड ग्रुप तो मैच कर लिया गया हो, जिसमें RH फैक्टर को मैच नहीं किया गया हो, इस तरह का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जितनी इंपॉर्टेंस ब्लड ग्रुप की है उतनी ही इंपॉर्टेंस किसकी है, RH फैक्टर की है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए दोनों ही चीजों को मैच करना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ में हम ब्लड ग्रुप के साथ साथ हम RH फैक्टर की प्रेजेंस और अब्सेंस को भी क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो देखिए आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द RH फैक्टर, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीटली अबाउट द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो डिस्कवरी के बारे में आपको मैंने बता दिया कि डिस्कवरी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी, और हमने बताया था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो 4 अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम को शो करते हैं, AB एंड O। अब देखिए किसी भी इंडिविजुअल के जो भी बॉडी फीचर्स होते हैं उसके बॉडी फीचर्स को रेगुलेट करने वाले हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जीन्स होते हैं। मतलब कि हमारा जो भी बॉडी फीचर है उसको डिटरमाइन करने के लिए अलग से कुछ जीन्स होते हैं। तो अब ब्लड ग्रुप का अलग अलग ब्लड ग्रुप का होना भी हमारा एक फीचर है, और इस ब्लड ग्रुप के फीचर को भी कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर अलग से एक जीन होता है, और उस जीन को हम बोलते हैं आई जीन। यहां पे लिख रखा है कि ब्लड ग्रुप AB एंड O इज डिटरमाइंड बाय ए जीन कॉल्ड आई जीन, कि हमारी बॉडी के अंदर इस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटरमाइन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होता है, और उस जीन को हम क्या बोलते हैं, दैट जीन इज कॉल्ड एज द आई जीन। अब यहां पे देखिए इस आई जीन के अंदर जो आई है वो किसे डिनोट कर रहा है, कि आई यहां पे इसके बारे में भी हमने लिख रखा है कि देखिए आई स्टैंड फॉर ए टर्म आइसोएग्लूटिनोजन। यहां पे इस आई जीन के अंदर जो आई है ये इट स्टैंड फॉर, इसका मीनिंग क्या बनता है, जो आई है वो स्टैंड कर रहा है किसके लिए, एक टर्म के लिए जिसका नाम क्या है, आइसोएग्लूटिनोजन। और ये आइसोएग्लूटिनोजन का मीनिंग क्या है, यहां पे इसके बारे में भी बता रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोएग्लूटिनोजन, कि आइसोएग्लूटिनोजन क्या है। यहां पे देखिए एरो के
साथ दिखा रखा है कि आइसोएग्लूटिनोजन इज एन अनदर टर्म फॉर एंटीजन। कि देखिए आपने कॉमनली सुना होगा कि एक टर्म तो है एंटीजन, एक टर्म होती है एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एंटीजन को हम आइसोएग्लूटिनोजन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जो आई जीन के अंदर जो आई है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, आइसोएग्लूटिनोजन के लिए स्टैंड कर रहा है। और आइसोएग्लूटिनोजन एंटीजन का दूसरा नाम है, ठीक है ना। तो देखिए तो एंटीजन को ही हम दूसरी भाषा में या दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इट इज द आइसोएग्लूटिनोजन। तो यहां पे लिख रखा है आइसोएग्लूटिनोजन इज एन अनदर टर्म फॉर द एंटीजन। तो देखिए इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि एंटीजन एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज एन एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन हम बताएंगे कि एक्चुअल में एंटीजन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होती हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में पता होना इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखिए एंटीजन और एंटीबॉडीज को एक्सप्लेन करने से पहले एक बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है, यहां पे मैंने दिखा रखा है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द ह्यूमन RBC। कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद द रेड ब्लड सेल। और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारी रेड ब्लड सेल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये कैसे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, वो हम इस लेक्चर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड द रेड ब्लड सेल। तो देखिए इसके अब हम पढ़ेंगे कि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसके अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एंटीजन एंड व्हाट इज द एंटीबॉडी। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एंटीजन एंड व्हाट इज द एंटीबॉडी। तो देखिए एंटीजन होता क्या है, ए केमिकल और ए लिविंग सब्सटेंस दैट कैन ट्रिगर और स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेन दे एंटर्स इनटू आवर बॉडी। तो इसमें लिखा कि एंटीजन्स तो वो केमिकल हैं या फिर वो लिविंग सब्सटेंस हैं दैट कैन ट्रिगर और स्टिमुलेट, जो कि ट्रिगर या स्टिमुलेट कर सकते हैं किसको, आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को। किस बात के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, कब, व्हेन दे एंटर्स इनटू आवर बॉडी। तो एंटीजन्स वो केमिकल्स हैं या फिर वो लिविंग सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट कर देते हैं। सच टाइप ऑफ केमिकल्स और द लिविंग सब्सटेंसेस आर नोन एज द एंटीजन्स। तो जैसे कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होता है, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनवाता है। इसलिए जब भी बैक्टीरिया इंटर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तब भी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। वायरस के एंटर होने पर भी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है ना। और फंगस या फिर प्रोटोजोआ के एंटर होने पर भी हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनवाता है। या फिर कुछ दूसरे हार्मफुल केमिकल जो लिविंग तो नहीं है लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उन नॉन लिविंग सब्सटेंस के लिए भी हमारा इम्यून सिस्टम कई बार एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर देता है। इसलिए हर वो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर दे, स्टिमुलेट कर दे, उसको ट्रिगर कर दे। हर उस लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एंटीजन, ठीक है ना। तो जैसे कि बैक्टीरिया एक एंटीजन है,
वायरसेस भी एंटीजेंस हैं, प्रोटोजोआ फंगस भी क्या है, एंटीजेंस है, और वो हार्मफुल केमिकल जो लिविंग तो नहीं है लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने पर हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। इसलिए उन नॉन लिविंग केमिकल्स को भी हम क्या बोलेंगे, एंटीजन ही बोलेंगे। कई बार हम क्या देखते हैं, कई बार डस्ट पार्टिकल्स जब ज़्यादा होते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। अब डस्ट पार्टिकल्स के होने से एलर्जिक रिएक्शंस का स्टार्ट होना, इसका मीनिंग क्या है, एलर्जिक रिएक्शन भी एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब डस्ट पार्टिकल भी हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करवा सकते हैं, इंड्यूस करवा सकते हैं। इसलिए डस्ट पार्टिकल भी क्या है, दे आर द एंटीजेंस और यू कैन से द एलर्जेंस। ठीक है ना, तो याद रखिए, तो एंटीजन कोई लिविंग थिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है कि एंटीजन कोई एक नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है और एंटीजन कोई लिविंग थिंग भी हो सकती है। उसके बाद देखिए, एंटीजन तो होगा कि एंटीजन्स क्या है, उसके बाद देखिए कि व्हाट आर द एंटीबॉडीज। देखिए इसमें क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, दे आर द हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले कुछ बहुत ही ज्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द एंटीजन। किसी भी जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो किसी एंटीजन के हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम उन एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिन हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स को बनाता है, एंटीजन के अगेंस्ट बनाए गए इन हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स को ही क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एंटीबॉडीज। ठीक है ना, तो यहां पे दोनों टर्म डिस्कस होगी कि व्हाट आर द एंटीजेंस एंड व्हाट आर द एंटीबॉडीज। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि एंटीजन के लिए एक नाम और है, क्या, एंटीजन को हमने एक नाम और दिया था, क्या, उसको हमने बोला था आइसो एग्लूटिनोजन। जो आपको मैंने बताया था ना कि जो आई जीन है जो हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटरमाइन करता है, उस आई जीन के लिए आई का मीनिंग क्या था, आइसो एग्लूटिनोजन। और आइसो एग्लूटिनोजन क्या है, ये एंटीजन का ही क्या है, दूसरा नाम है। तो याद रखिए, एंटीबॉडी एंटीजन की तरह एंटीबॉडी का भी एक नाम और है। याद रखिए, एंटीबॉडी को हम एग्लूटिनिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, इज कॉल्ड इज द यू। तो एंटीबॉडी को हम एग्लूटिनिन भी बोल सकते हैं। जैसे एंटीजन को क्या बोल सकते हैं, आइसो एग्लूटिनोजन, वैसे ही एंटीबॉडी को हम एग्लूटिनिन भी बोल सकते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखनी है कि एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, आइसो एग्लूटिनोजन, और एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एग्लूटिनिन सिंपली। तो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो डिटरमाइन कैसे होता है। तो देखिए, जैसा कि लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो 4 तरह का होता है, AB एंड O। और इन चारों ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होता है और उस जीन को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द आई जीन। और स्टडी में ये पाया गया कि ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटरमाइन करने वाला जो आई जीन है, इस आई जीन की जो एलिलिक फॉर्म है वो 3 है। ठीक है ना, मतलब कि स्टडी में ये पाया गया कि ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटरमाइन करने वाला जो आई जीन है, इस आई जीन की एलिलिक फॉर्म कितनी पाई गई, 3 पाई गई, जिसको हमने डिनोट किया किससे, जिसको हम डिनोट करते हैं, एक एलील को हम डिनोट करते हैं IA से। मैं बिल्कुल अलग से लिख के दिखा रहा हूं कि इस आई जीन की जो एलीलिक फॉर्म है वो कितनी है, 3, IA, और एक है IB और एक है I, या सिंपली आप इसको स्मॉल I भी बोल सकते हो।
तो यहां पे देखिए आई जीन की एलिलिक फॉर्म कितनी पाई गई? 3, IA, IB एंड द स्मॉल आई। तो यहां पे थोड़ा कंजेशन था, इसलिए अलग से ऊपर लिख के दिखाया था मैंने कि आई जीन की जो एलिलिक फॉर्म है वो 3 है, IA, IB एंड द स्मॉल आई। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आई जीन है ये मल्टीपल एलिलिज्म को शो कर रहा है। और मल्टीपल एलील के अंदर क्या बताया था मैंने कि मल्टीपल एलील कब होता है? मल्टीपल एलील क्या होते हैं कि जब किसी जीन की एलीलिक फॉर्म क्या हो? 2 से ज्यादा हो। और यहां पे आई जीन की जो एलीलिक फॉर्म है वो क्या है? 2 से ज्यादा है। कितनी है? 3, IA, IB एंड द स्मॉल आई। इसका मीनिंग क्या है? जो आई जीन है ये मल्टीपल एलील वाली कंडीशन को शो कर रहा है, ठीक है ना। और यही क्या है, अब इसी के अंदर आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं आई जीन के, ये कोडोमिनेंस को भी किस तरह शो करते हैं। मल्टीपल एलील को मैंने दिखा दिया कि जो आई जीन है वो आई जीन की जो एलिलिक फॉर्म है वो कितनी मिली? 3। और जब किसी जीन की एलिलिक फॉर्म क्या हो? 2 से ज्यादा हो, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 10, 20 ऐसे कितनी भी हो, तो उस ऐसे जीन को ही क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल एलिलिज्म का नाम उसको हम देते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे आई जीन के जो 3 एलील हैं, IA, IB एंड द स्मॉल आई, इन तीनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन कैसे होती है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप ये बात नोट कीजिए कि इस आई जीन की जो एलिलिक फॉर्म है वो कितनी है? 3 है। लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इन 3 फॉर्म में से सिर्फ कितनी मिलेंगी? सिर्फ 2 मिलेंगी। मैंने क्या बताया कि एलिलिक फॉर्म आई जीन की 3 है, लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इन तीनों में से किसी एक इंडिविजुअल में क्या मिलेगी? सिर्फ 2 फॉर्म ही मिलेंगी। मतलब कि इस आई जीन की तीनों एलिलिक फॉर्म किसी सिंगल इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर नहीं मिल सकती। जो इंडिविजुअल जेनेटिकली बिल्कुल फिट है, तो एक जेनेटिकली फिट इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इस आई जीन की 3 एलिलिक फॉर्म में से कितनी मिलेंगी? सिर्फ 2 मिलेंगी। क्यों? बिकॉज वी आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? वी आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पता है गैमेट्स का फ्यूजन होता है। स्पर्म एक मेल गैमेट है, एग सेल क्या है? एक फीमेल गैमेट है। और स्पर्म और एग दोनों के दोनों नेचर में कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड सेल उसी को बोलते हैं जिसके अंदर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी हो। और क्रोमोसोम की एक कॉपी होने का मतलब है उसके पास हर एक जीन की भी कितनी कॉपी है? एक कॉपी है। मतलब कि जो स्पर्म और जो एग है, जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स नेचर में हैप्लॉइड होते हैं, और गैमेट्स के अंदर एक सिंगल जीन की क्या है? एक सिंगल कॉपी ही होती है। इसलिए फादर और मदर की तरफ से इन तीनों में से हमें एक एक कॉपी ही रिसीव होगी। तो देखिए वो कंडीशन मैंने यहां दिखा रखी है कि सपोज कीजिए कि फादर ने अपने स्पर्म के थ्रू इस आई जीन की IA वाली कॉपी पास कर दी, और मदर ने भी क्या कर दी? IA वाली कॉपी पास कर दी। तो स्पर्म और तो फादर की तरफ से आया हुआ स्पर्म और मदर की तरफ से आया हुआ एग सेल, इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट के अंदर आई जीन की कौन सी फॉर्म इकट्ठा होगी? दोनों, IA और IA। तो इससे इस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से जो न्यू यंग वन प्रोड्यूस होगा, उस इंडिविजुअल का, उस न्यू यंग वन का ब्लड ग्रुप क्या आएगा? A, ठीक है ना। और अगर फादर की तरफ से IA आ गया और मदर की तरफ से क्या आ गया? स्मॉल आई आ गया, तो बच्चे का जीनोटाइप क्या हो गया? IA स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप क्या हो गया? A। अब आगे बताएंगे आपको कि ये ब्लड ग्रुप जो हैं कैसे आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आगे पढ़ेंगे, तो आप सिर्फ पॉसिबिलिटी देख लीजिए कि हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इन जीन्स की जो कंडीशन है वो ऐसे हो सकती है।
या तो किसी इंडिविजुअल के अंदर दोनों क्या मिलेंगे, आई ए, या फिर क्या मिलेगा आई ए स्मॉल आई, या फिर क्या मिलेगा आई बी, या फिर क्या मिलेगा आई बी स्मॉल आई, और या फिर क्या मिलेगा इसके अंदर स्मॉल आई। एक कंडीशन इसके अंदर और है, या फिर क्या मिलेगा कि अगर फादर भी क्या पास कर दे आई ए और मदर क्या पास कर दे आई बी, तो जीनोटाइप क्या हो गया आई ए और क्या आई बी, और ब्लड ग्रुप इस कंडीशन में क्या आएगा ए बी आएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जीन्स की, क्योंकि आई जीन की एलिलिक फॉर्म 3 है, लेकिन इन 3 में से एक इंडिविजुअल की बॉडी में कितनी मिलेंगी, सिर्फ 2 ही मिलेंगी, क्योंकि हम क्या हैं, बिकॉज वी आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर सिर्फ 2 कॉपी ही मिलेंगी इस जीन की, या तो दोनों आई ए, या फिर आई ए स्मॉल आई, या आई बी, या फिर आई बी स्मॉल आई, या स्मॉल आई, या फिर आई बी। अब इनके थ्रू, इन जीन कॉम्बिनेशन के थ्रू ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होगा, वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये काम कैसे होगा। तो देखिए, आइए अब हम पढ़ते हैं इन तीनों एलील्स के बीच की इंटरेक्शन की। जो आई जीन की जो 3 एलील हैं, आई ए, आई बी एंड द स्मॉल आई, इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होती है। देखिए हमने इससे पहले कोडोमिनेंस के बारे में आपको बताया है कि व्हाट इज द कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस के अंदर मैंने बताया था कि कोडोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ही जीन के 2 एलील्स एक दूसरे के साथ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस वाली रिलेशनशिप नहीं रखते। मतलब कि जो एलील कोडोमिनेंस को शो करते हैं उन दोनों एलील्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर होती है, और जब इस तरह के एलील किसी सेम इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एक साथ इकट्ठा आते हैं तो दोनों का एक्सप्रेशन क्या आता है, उस इंडिविजुअल के अंदर बिल्कुल इक्वली शो होता है, ठीक है ना। तो यहां पे इसमें देखिए आप, मैंने लिखा कि एक एरो मैंने ए की तरफ से बी की तरफ ला दी, देखिए ये एरो मैंने ए से, इस एरो को मैं ए से बी की तरफ ले गया, ये बताने के लिए कि जो आई ए है ना वो आई बी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। मतलब कि देखिए, एक एरो मैंने आई ए से आई बी की तरफ दिखाया और एक एरो मैंने आई बी की तरफ से आई ए की तरफ दिखाया, और नीचे लिख दिया दे आर नॉट डोमिनेंट ओवर ईच अदर। मतलब कि जो आई ए है वो आई बी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, मतलब कि जो आई ए है वो आई बी पे डोमिनेंट नहीं है, और जो आई बी है वो भी आई ए के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि आई ए और आई बी ये दोनों के दोनों कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एक जीन, एक एलिलिक फॉर्म क्या आ जाए आई ए और दूसरी क्या आ जाए आई बी, तब ऐसा नोट किया गया है उस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर आई ए और आई बी का एक्सप्रेशन बिल्कुल इक्वली शो होता है। जैसा कि देखिए कि फादर की तरफ से, ये सबसे नीचे वाली कंडीशन को देखिए कि फादर की तरफ से कौन सी जीन फॉर्म पास होगी आई ए, और मदर की तरफ से कौन सी जीन फॉर्म पास होगी आई बी। तो बच्चे के अंदर जीन कौन सा इकट्ठे हो गए आई ए और आई बी, और ब्लड ग्रुप क्या आया ए बी। मतलब कि अगर आई ए आई बी पे डोमिनेंट होता तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होता, और अगर आई बी आई ए के ऊपर डोमिनेंट होता तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होता। लेकिन यहां पे बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है ना तो ए ना है बी, वो क्या है, वो तो ए बी है। ये क्या शो कर रहा है, ये इस बात को शो कर रहा है कि जो आई ए है, आई ए और जो आई बी है ये दोनों कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं। इन दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस को शो नहीं कर रहे, दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है, दोनों के दोनों अपना अपना जो फंक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपरली परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है ना। दोनों के द्वारा बनाया गया जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। और दोनों के प्रोडक्ट को हमारी बॉडी सेल्स बिल्कुल अच्छे से यूज में ले पा रही हैं, इसलिए दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल इक्वली हो रहा है, ठीक है ना।
इसलिए यहां पे अकेला एक्सप्रेशन ना तो आई ए का आएगा ना आई बी का आएगा, क्योंकि ए और बी क्या शो कर रहे हैं, दोनों की दोनों कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं। तो देखिए आई जीन की एलिलिक फॉर्म 3 है, आई ए आई बी स्मॉल आई। इसके थ्रू तो बता दिया कि ये आई जीन मल्टीपल एलील वाली कंडीशन को शो कर रहा है, और आई ए और आई बी दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, और जब ये दोनों इकट्ठा आते हैं तो दोनों का जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल इक्वली शो होता है। ये हमने दिखा दिया कि जो आई ए है और जो आई बी है वो किस तरह से कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आई ए और आई बी जब दोनों इकट्ठा आते हैं तो बच्चे का जीनोटाइप क्या बन जाता है, आई ए एंड द आई बी। और इसमें जो ब्लड ग्रुप आता है ना तो अकेला ए ना अकेला बी, इकट्ठा आता है मिला जुला कैसा, ए बी सिंपली, ठीक है ना। तो आई ए और आई बी जो है दोनों की दोनों कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरो के थ्रू दिखा रखा है कि जो ए है वो बी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, और जो बी है वो भी ए के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, कि आई ए एंड आई बी दे आर नॉट डोमिनेंट ओवर ईच अदर। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट क्यों नहीं है, ये भी हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे आगे, कि वाई आई ए एंड आई बी आर नॉट डोमिनेंट ओवर ईच अदर। ये तो पक्का हो गया कि आई ए और आई बी एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि एक कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं। जबकि मैंने आई एक से एक एरो स्मॉल आई की तरफ दिखाया और आई बी से एक एरो बी किसकी तरफ दिखाया, स्मॉल आई की तरफ दिखाया, कि अब हम पढ़ेंगे, देखिए आई ए और आई बी के बीच की इंटरेक्शन तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे आई ए की इंटरेक्शन स्मॉल आई के साथ कैसी है और आई बी की इंटरेक्शन स्मॉल आई के साथ कैसी है। तो हमने एक एरो आई ए से स्मॉल आई की तरफ दिखाया और एक एरो आई बी से स्मॉल आई की तरफ दिखाया, और इन दोनों एरोज का मीनिंग यहां पे मैंने नीचे दिखा दिया। क्या लिख दिया कि आई ए और आई बी ये तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, बट बोथ आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। लेकिन जो आई ए है और जो आई बी है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर तो डोमिनेंट नहीं है, लेकिन आई ए और आई बी ये दोनों स्मॉल आई के ऊपर जरूर डोमिनेंट है। इसलिए यहां पे क्या लिखा, देखिए जब कंडीशन ऐसी आई ना कि फादर की तरफ से क्या आ गया, एलील आई ए, और मदर ने क्या पास कर दिया, स्मॉल आई, बच्चे का जीनोटाइप क्या हो गया, आई ए और स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप मैंने क्या लिखा, ए लिखा। इसका साफ साफ मतलब ये है यहाँ पे स्मॉल आई का कोई एक्सप्रेशन सामने नहीं आया, क्योंकि जो आई ए है वो स्मॉल आई के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है ना। और साथ में मैंने क्या कहा, आई बी नाम का जीन भी आई ए की तरह स्मॉल आई पे डोमिनेंट है, इसलिए जब आई बी के साथ स्मॉल आई आया तो आई बी के साथ जब स्मॉल आई आया तब भी ब्लड ग्रुप क्या आया, बी आया। इसका मीनिंग जो है, जो आई ए है वो स्मॉल आई पे डोमिनेंट है और आई बी भी स्मॉल आई के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। मतलब कि जो स्मॉल आई है वो इस आई जीन की रिसेसिव फॉर्म है, आई ए डोमिनेंट फॉर्म है, आई बी भी क्या है, डोमिनेंट फॉर्म है, जबकि जो स्मॉल आई है वो क्या है, इसकी रिसेसिव फॉर्म है। मतलब कि स्मॉल आई एक ऐसा प्रोडक्ट सेल को बना के दे रहा है, एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट, एक ब्रोकन प्रोटीन बना के दे रहा है सेल को ये, और स्मॉल आई के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इस ब्रोकन प्रोटीन को सेल प्रॉपरली यूज में नहीं ले पा रहे, इसलिए जो स्मॉल आई है वो एक रिसेसिवनेस को शो कर रहा है, ठीक है ना। और याद रखिए, और हम आपको मैंने बताया है कि रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन सिर्फ तभी दे पाते हैं जब रिसेसिव एलील होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर होते हैं। और देखिए जब कंडीशन ये है ना, क्या, जब फादर की तरफ से भी क्या जाए स्मॉल आई और मदर की तरफ से भी क्या जाए स्मॉल आई, तो बच्चे का जीनोटाइप क्या हो गया, स्मॉल आई, तब ब्लड ग्रुप क्या आता है, ओ आता है, ठीक है ना। तो जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनको फादर और मदर दोनों की तरफ से ही आई जीन की रिसेसिव फॉर्म, मतलब कि स्मॉल आई, उन दोनों कॉपी स्मॉल आई की मिली होती हैं। इसलिए जो स्मॉल आई है वो अपना एक्सप्रेशन सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर ही क्या है, दे पाएगा। तो ये है, दीज आर द ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। आगे इसमें देखिए आप, अब ये तो हमने बता दिया कि जो आई ए है और आई बी है, कि आई ए आई बी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है
और आई बी आई ए के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। मतलब कि आई ए और आई बी दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, लेकिन आई ए और आई बी दोनों के दोनों स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट क्यों नहीं है और ये दोनों इसके ऊपर डोमिनेंट क्यों है, ये बात, इस बात को पढ़ेंगे भी हम कि जो आई ए और आई बी ये दोनों एक दूसरे पे डोमिनेंट क्यों नहीं है और जो आई ए और जो आई बी हैं वो दोनों स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट क्यों हैं। देखिए, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि आई ए और आई बी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट क्यों नहीं हैं और जो आई ए और जो आई बी हैं वो दोनों स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट क्यों हैं। तो इसमें देखिए आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी रेड ब्लड सेल के साथ होता है। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि आई ए और आई बी दोनों एक दूसरे पे डोमिनेंट क्यों नहीं है और आई ए और आई बी दोनों ये दोनों स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट क्यों हैं और ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन रेड ब्लड सेल के साथ किस तरह से है। तो इसमें आप देखिए, तो ये डायग्राम देखिए, इसमें आप हमारी जो आरबीसी होती है ना, जो रेड ब्लड सेल होती है, इस रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर एक ओलिगोसैकेराइड नाम की शुगर चिपकी होती है विद द प्रोटीन। तो देखिए ये दिखा रखी है ह्यूमन आरबीसी और आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये जुड़ा हुआ है कोई प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के लिपिड के अंदर एम्बेडेड है, इसके अंदर गड़ा हुआ है। तो ये तो दिखा रखा है मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद प्रोटीन और इस प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ फिर क्या जुड़ा हुआ है, गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज के साथ फिर क्या जुड़ा हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के बाद फाइनली क्या जुड़ा हुआ है, गैलेक्टोज। क्या जुड़ा हुआ है, गैलेक्टोज। तो इसमें आप याद रखिए कि ह्यूमन आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रोटीन, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और गैलेक्टोज। तो देखिए ये इस कंप्लीट सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेकर्सर सब्सटेंस। क्या बताया मैंने आपको, हमारी रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर प्रोटीन के साथ जो ओलिगोसैकेराइड की ये चेन भाई जुड़ी हुई है कि प्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड चेन के अंदर हमने क्या नोट किया, चेन के अंदर सबसे पहले क्या जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के बाद एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के बाद लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, गैलेक्टोज। तो प्रोटीन और ये ओलिगोसैकेराइड की चेन, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्रेकर्सर सब्सटेंस। ये प्रेकर्सर सब्सटेंस हर एक इंडिविजुअल की आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये प्रेकर्सर सब्सटेंस जितने भी दुनिया के अंदर ह्यूमन बींग्स हैं, हर एक ह्यूमन बींग की आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये प्रेकर्सर सब्सटेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और सभी के अंदर ये प्रेकर्सर सब्सटेंस क्या होता है, सेम होता है। और प्रेकर्सर सब्सटेंस का कंपोनेंट क्या है, इसमें एक प्रोटीन है और ओलिगोसैकेराइड की एक चेन है। एक तरह से ये ग्लाइकोप्रोटीन है क्योंकि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। और इस प्रोटीन और इस ओलिगोसैकेराइड की चेन को क्या नाम दिया गया है, प्रेकर्सर सब्सटेंस का नाम दिया गया है। ठीक है ना, अब इसमें आप याद रखिए, ठीक है ना। तो देखिए अब ये बात आप ध्यान में रखिए कि हमारी रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एक प्रेकर्सर सब्सटेंस चिपका होता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत हिस्सा किसका होता है, प्रोटीन का, और थोड़ा हिस्सा किसका होता है, ओलिगोसैकेराइड चेन का। और ये सभी की आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है और सभी के अंदर क्या होता है, ये चीज सेम होती है। ठीक है ना। अब इस बात को थोड़ा साइड में रखते हैं और अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक आई नाम का जीन था, हमने उसको पढ़ा कि आई जीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक जीन और है जिसका नाम है FUT जीन। क्या नाम उस जीन का, FUT जीन। F का मीनिंग है
यहां पे इस FUT का मीनिंग है पूरा, FUT जीन का मीनिंग है फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज जीन। FUT का मीनिंग क्या है? फ्यूकोसाइल, FU मतलब फ्यूकोसाइल, T का मीनिंग क्या है? ट्रांसफेरेज जीन। तो फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज जीन, ये FUT नाम का जीन एक एंजाइम बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या बनाता है? ये FUT नाम का जीन हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाता है? एक एंजाइम बनाता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज। और काम क्या करता है ये फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है? क्या करता है? दिस फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम ऐड फ्यूकोज सुगर विद प्रिकर्सर सब्सटेंस। अब प्रिकर्सर सब्सटेंस कौन सा है? ये रहा, ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रोटीन के साथ ओलिगोसैकेराइड की जो चेन है, इस कंप्लीट सब्सटेंस को हमने क्या नाम दिया? इट इज कॉल्ड एज द प्रिकर्सर सब्सटेंस। और FUT जीन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम जिसका नाम क्या है? फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज। ये फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज नाम का जो एंजाइम है, ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट प्रिकर्सर सब्सटेंस के साथ क्या जोड़ देता है? फ्यूकोज नाम की शुगर को जोड़ देता है। और कहां जोड़ता है? जैसे कि इस प्रिकर्सर सब्सटेंस के साथ लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? गैलेक्टोज। तो ये फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज जो है, इस फ्यूकोज को ये गैलेक्टोज के साथ जोड़ता है। ठीक है ना? तो देखिए, फ्यूकोज के ऐड करने से पहले जब फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज ने इस प्रिकर्सर सब्सटेंस के साथ फ्यूकोज को ऐड नहीं किया था, तो फ्यूकोज के ऐड करने से पहले ये क्या था? सिंपली एक प्रिकर्सर सब्सटेंस। और फ्यूकोज को ऐड करने के बाद क्या बताया मैंने आपको? जब एक बार और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर एक जीन है FUT जीन, और यह FUT जीन हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाता है? एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज। और ये फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज प्रिकर्सर सब्सटेंस के साथ क्या ऐड कर देता है? फ्यूकोज को ऐड कर देता है। और जैसे ही प्रिकर्सर सब्सटेंस के साथ फ्यूकोज ऐड किया जाता है, तो फ्यूकोज के ऐड करते ही इस कंप्लीट सब्सटेंस को हम बोल देते हैं क्या? दिस इज द H एंटीजन। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एज द H एंटीजन। फ्यूकोज के ऐड करने से पहले ये था एक सिंपल प्रिकर्सर सब्सटेंस। जैसे ही फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज ने इस प्रिकर्सर सब्सटेंस के साथ क्या ऐड किया? फ्यूकोज। फ्यूकोज के ऐड करते ही ये कंप्लीट सब्सटेंस क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड H एंटीजन। क्या कहलाएगा? इट इज द H एंटीजन। समझ गया आप बात? क्या कहलाएगा ये? इट इज द H एंटीजन। अब बात ये आती है कि जो H एंटीजन है ना, ये H एंटीजन कब प्रोड्यूस हुआ? H एंटीजन तब प्रोड्यूस हुआ जब प्रिकर्सर सब्सटेंस के साथ किसको ऐड किया गया? जब इसके साथ फ्यूकोज को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया? जब इसके साथ फ्यूकोज को ऐड किया गया। आगे इसमें देखिए आप, ठीक है ना? ये क्या बन गया हमारा? H एंटीजन। उसके बाद हम देखते हैं कि IA और IB एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट क्यों नहीं है, और I और IB दोनों स्मॉल i के ऊपर डोमिनेंट क्यों है। देखिए, जो IA नाम का एलील है ना, ये IA नाम का एलील हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और उस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। और जो IB नाम का एलील है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कौन सा? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। आपने क्या नोट किया? IA भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। और IB भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। लेकिन दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज में क्या है? डिफरेंस होता है। मतलब कि IA अपना खुद का अलग ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज प्रोड्यूस कर रहा है, और जो IB है वो अपना खुद का एक अलग ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो नाम से ही लग रहा है पता, ग्लाइको वर्ड हमेशा कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक ऐसा एंजाइम जो किसी दूसरे केमिकल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसफर कर दे, वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज कहलाता है। ठीक है ना? तो वो एंजाइम जो किसी दूसरे केमिकल के ऊपर क्या
क्या ट्रांसफर कर दे, कार्बोहाइड्रेट, दे आर कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। जबकि जो स्मॉल आई है डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम, स्मॉल आई किसी भी तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करता है। अब आई ए भी अपना एंजाइम प्रोड्यूस करके दे रहा है सेल को, और आई बी भी अपना एंजाइम सेल को प्रोड्यूस करके दे रहा है, और आई ए और आई बी दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम बिल्कुल स्ट्रक्चरली ये बिल्कुल स्टेबल है दोनों के द्वारा। तो दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंजाइम स्ट्रक्चरली बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल कंप्लीट प्रोटीन है ये, और इन दोनों को सेल एक एंजाइम की तरह यूज कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंजाइम बिल्कुल इक्वली फंक्शन शो करेंगे। इसलिए आई ए आई बी पे डोमिनेंट नहीं है, और जो आई बी है वो भी आई ए के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोटीन बिल्कुल कंप्लीट है, और दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोटीन को इन एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आई ए और आई बी दोनों स्मॉल आई पे डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि आई जो स्मॉल आई है वो किसी भी तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, इसलिए ये कोई काम नहीं कर रहा है। ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर तो रहा है, जो स्मॉल आई है वो इनकी तरह प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन स्मॉल आई के द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोटीन स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, और सेल स्मॉल आई के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोटीन को एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकती। इसलिए हमने साफ साफ क्या लिख दिया, इसलिए हमने साफ साफ यही लिख दिया कि जो स्मॉल आई है वो किसी भी तरह के एंजाइम का प्रोडक्शन करता ही नहीं है। इसलिए आई ए और आई बी दोनों स्मॉल आई के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, और दोनों आई ए और आई बी दोनों बिल्कुल इक्वल स्ट्रेंथ के एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग तरह के अपने, हालांकि दोनों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो एंजाइम्स है वो दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों का नाम सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। मतलब कि जो आई ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम कुछ अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफर करेगा, और आई बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो एंजाइम है वो अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसफर करेगा। दोनों एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ही ट्रांसफर करेंगे, किसके ऊपर, दोनों आई ए और आई बी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए दोनों एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसफर करते हैं, किसके ऊपर, इसे एच एंटीजन के ऊपर। लेकिन आई ए द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम एच एंटीजन के ऊपर कुछ अलग तरह का कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर करेगा, और आई बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम एच एंटीजन के ऊपर कुछ अलग तरह का कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर करेगा, और उसी से तय होगा कि किस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा, किसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और किसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। देखिए इसमें आप क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल अपने फादर से रिसीव कर ले आई ए, और मदर से भी क्या रिसीव कर ले, आई ए, या फिर क्या कर ले, फादर से क्या रिसीव कर ले, आई ए, और मदर से क्या रिसीव कर ले, स्मॉल आई। हमने पॉसिबिलिटीज जब बना के देखी थी तो क्या पढ़ा था कि जब फादर की तरफ से भी क्या आ जाए आई ए, और मदर की तरफ से भी क्या आ जाए आई ए, तो बच्चे के अंदर जीनोटाइप क्या हो गया, आई ए, और ब्लड ग्रुप क्या होगा उसका ए। और जब ऐसा था ना कि फादर की तरफ से क्या आ गया आई ए, और मदर की तरफ से क्या आ गया स्मॉल आई, तो जीनोटाइप क्या हो गया बच्चे का, आई ए स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए, क्योंकि जो आई ए है वो स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है, और ऊपर तो दोनों आई ए है, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। लग गया पता। अब इसमें देखिए आप, अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, अगर किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप ये है आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई। अब आई ए है तो आई ए नाम का एलील इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम। उसकी बॉडी के अंदर जो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप क्या है, या तो आई ए ये होगा, या फिर आई ए स्मॉल आई ये होगा। और उसकी बॉडी के अंदर जो आई ए नाम का एलील है वो क्या बनाएगा, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम। और ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज नाम का जो एंजाइम है ना, जो किसने प्रोड्यूस किया है, आई ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज
एच एंटीजन के ऊपर क्या ट्रांसफर करता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? देखिए, फ्यूकोज के ऐड करने के बाद ये क्या बन गया था? एच एंटीजन, याद रखिए। और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी बॉडी के अंदर आई ए नाम का एलील क्या बनाएगा? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। और ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज जो आई ए ने प्रोड्यूस किया है ये इस एच एंटीजन के ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर करेगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एन एसिटाइल याद रखिए, ये पूरा केमिकल है कौन, जिसका नाम क्या है? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। लग गया पता? तो इसमें देखिए आप, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होता है ना, उसका ब्लड ग्रुप ए क्यों है? क्योंकि या तो उसका जीनोटाइप ये है आई ए, या फिर क्यों है आई ए स्मॉल आई है, और उसकी बॉडी के अंदर आई ए नाम का जीन है और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। और ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज जो आई ए ने प्रोड्यूस किया है वो इस एच एंटीजन के साथ क्या जोड़ देगा? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन नाम की शुगर को जोड़ देगा। ठीक है ना? तो जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होता है उस पर्सन की आरबीसी के साथ जुड़े हुए एच एंटीजन के टर्मिनल एंड के ऊपर क्या जुड़ा हुआ मिलता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन जुड़ा होता है। अब आइए दूसरी तरफ, सपोज कीजिए कि फादर की तरफ से आ गया आई बी और मदर की तरफ से भी क्या आ गया? आई बी, या फिर फादर की तरफ से क्या आ गया? आई बी, और मदर की तरफ से क्या आ गया? स्मॉल आई। अब यहां पे जैसे आई ए स्मॉल आई पे डोमिनेंट है वैसे ही आई बी भी क्या है? स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है ना? और अब इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर आई बी नाम का जीन है और आई बी नाम का जीन भी आई ए की तरह क्या बना रहा है? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। हालांकि एंजाइम का नाम सेम है लेकिन आई बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज जो है वो इस एच एंटीजन के ऊपर क्या करेगा? एक अलग ही तरह का कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा? अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो आई बी नाम का है जो जीन है और उस आई बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज है वो इस एच एंटीजन के साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन की बजाय क्या करेगा? गैलेक्टोज ट्रांसफर करेगा। जैसे कि देखिए, इसी तरह का स्ट्रक्चर हमने इस तरफ भी बना रखा है। ये हमारा क्या है? यहां से लेके यहां तक का ये है प्रेकर्सर सब्सटेंस, और यहां पे फ्यूकोज को जोड़ के हमने क्या बना दिया? फ्यूकोज जोड़ने पर क्या बन गया? नाउ इट बिकम एच एंटीजन। क्या बन गया? नाउ इट बिकम एच एंटीजन। जैसे आई ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम एच एंटीजन के साथ क्या जोड़ता है? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। वैसे ही आई बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम एच एंटीजन के साथ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन की बजाय क्या जोड़ता है? ये यहां पे गैलेक्टोज को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? गैलेक्टोज को। ठीक है ना? तो इसका मीनिंग ये है कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके एच एंटीजन के टर्मिनल एंड के ऊपर क्या जोड़ा मिलेगा आपको? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है उसके एच एंटीजन के टर्मिनल एंड के ऊपर क्या जोड़ा मिलेगा आपको? गैलेक्टोज। यही डिफरेंस होता है ए ब्लड ग्रुप में और बी ब्लड ग्रुप में। लेकिन अब हम देखेंगे थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन कि मान लीजिए कि फादर की तरफ से आ गया आई ए और मदर की तरफ से क्या आ गया? आई बी। दोनों आगे भाई, और दोनों आगे तो उसका मीनिंग क्या है? तो उस पर्सन की बॉडी के अंदर इन दोनों के एंजाइम बनेंगे ना। तो इसलिए आई ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम एच एंटीजन के साथ क्या जोड़ेगा? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। और आई बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम यहां पे गैलेक्टोज को भी ऐड करेगा। इसलिए
अब इसलिए जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसकी बॉडी के अंदर आई ए और आई बी दोनों जीन हैं, और दोनों के दोनों जीन अपने अपने एंजाइम उस पर्सन की बॉडी के अंदर बनाएंगे, और आई ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम एच एंटीजन के साथ पहले क्या जोड़ेगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन, और आई बी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम फिर इस एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन के साथ बाद में क्या ऐड कर देगा, गैलेक्टोज को ऐड कर देगा। क्या ऐड कर देगा, गैलेक्टोज को, सिंपली। तो यहां पे क्या है इसमें, चलो एक ही तरफ दिखा देंगे हम सिंपली। तो यहां पे इसलिए जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके एच एंटीजन के साथ दोनों शुगर जुड़ी होती हैं, वो शुगर भी जो आई ए के द्वारा आई ए वाला एंजाइम ट्रांसफर करेगा, और वो शुगर भी जो आई बी वाला एंजाइम ट्रांसफर करेगा। क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एच एंटीजन के साथ अकेला ये जुड़ा मिलेगा, क्या, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन, और अगर ब्लड ग्रुप अकेला बी है तो क्या जुड़ा मिलेगा, अकेला गैलेक्टोज। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके एच एंटीजन के साथ क्या जुड़ा मिलेगा, गैलेक्टोज के साथ, वहां पे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन भी जुड़ी हुई मिलेगी, और इसके साथ में फिर नीचे गैलेक्टोज भी जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन, क्या, कि फादर की तरफ से आ गया स्मॉल आई और मदर की तरफ से भी क्या आ गया, स्मॉल आई, और जो स्मॉल आई है वो किसी तरह का कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता ही नहीं है। इसलिए जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ, उस पर्सन के एच एंटीजन के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होता, उसमें सिर्फ अकेला एच एंटीजन होता है। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके एच एंटीजन के साथ ना तो क्या जुड़ा होता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन, ना क्या जुड़ा होता है, गैलेक्टोज। क्योंकि एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन एच एंटीजन के साथ तब जुड़ा होता है जब ब्लड ग्रुप ए होता है, और गैलेक्टोज तब जुड़ा होता है जब ब्लड ग्रुप बी होता है। लेकिन यहां पे अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ का मीनिंग क्या है, उसके पास आई जीन की दोनों कॉपी किसकी फॉर्म में है, स्मॉल आई की फॉर्म में है, और स्मॉल आई कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता ही नहीं है। इसलिए जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर सिंपली क्या जुड़ा होता है, सिंपली एच एंटीजन होता है। क्या होता है उसके पास, सिंपली एच एंटीजन, और एच एंटीजन जिसके आरबीसी के ऊपर सिंपल एच एंटीजन होता है, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है। ए क्यों होता है, बी क्यों होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो यही था आज का। तो ये है, दिस इज द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब अगर आगे करवाएंगे तो लेक्चर जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और कुछ एक बातें इससे जुड़ी हुई और भी हैं बहुत सारी जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।